तो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 17 अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट। अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट का मतलब है जो भी आपने परचेज किया है उस पे जो आपको क्रेडिट मिलेगा वो सिर्फ उसको अपॉर्शनमेंट करना पड़ेगा। मतलब उसको कुछ पार्ट ऐसा होगा जो आपको आप जिसका क्रेडिट ले पाओगे और कुछ पार्ट ऐसा होगा जिसका आपको क्रेडिट लैप्स करना पड़ेगा, मतलब छोड़ना पड़ेगा। तो वो कौन कौन से केसेस है और कैसे कैसे उस क्रेडिट का हम अपॉर्शनमेंट करने वाले हैं वो इस सेक्शन के अंदर बताया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले सबसेक्शन 1 क्या बोलता है। 17 सबसेक्शन 1 ऑफ CGST एक्ट बोलता है वेयर द गुड्स और सर्विसेज आर यूज्ड पार्टली फॉर नॉन बिजनेस पर्पज। ठीक है, एंड ITC एट्रीब्यूटेबल टू ओनली टू बिजनेस पर्पज कैन बी टेकन बाय रजिस्टर्ड पर्सन। ये सेक्शन बोलता है कि आपने कोई गुड्स और सर्विसेज खरीदे, उससे आपने क्या किया, दो प्रोडक्ट बनाए। फॉर एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम। एक कंपनी ने क्या करा, प्लास्टिक खरीदी, 1 लाख रुपए की प्लास्टिक खरीदी और उस पर GST पे किया 18%, यानी कि 18,000। अब कंपनी ने इस प्लास्टिक से क्या बनाया, 2 टॉय बनाए, टॉय X और टॉय Y। ठीक है, जो टॉय X क्या है वो टैक्सेबल है, जो उसकी सेल टैक्सेबल है, और Y की एग्जेम्प्ट है। तो आपको क्या करना है, जो आपको इनपुट टैक्स 18,000 का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा ना, वो सिर्फ टैक्सेबल सेल्स के रिस्पेक्ट में मिलेगा, एग्जाम के केस में नहीं मिलेगा। सॉरी मैंने कुछ गलत बोल दिया शायद। ये वाली बात आपका सबसेक्शन 2 करेगा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं पर्टिकुलर। मान लो प्लास्टिक खरीदी उसने 1 लाख की, जिसमें से 18,000 की उसने प्लास्टिक क्या करी, 18,000 की प्लास्टिक, 18,000 का क्रेडिट था उस प्लास्टिक के इनवॉइस पर। उसमें से उसने क्या किया, 50,000 की जो प्लास्टिक थी ना, उससे तो उसने बिजनेस में यूज़ कर लिया, और 50,000 की जो बैलेंस प्लास्टिक थी उसको उसने क्या किया, उससे अपनी बीवी की प्लास्टिक सर्जरी करवा दी। तो क्या हुआ, जितना उसने बिजनेस यानी कि ये पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर लिया उसने। ठीक है, पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ किया उसने, कितना, 50,000। तो जितना 50,000 के रिस्पेक्ट में ITC है वो उसको नहीं मिलेगा, सिर्फ बिजनेस वाला मिलेगा, जितना उसने बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ किया उसको। ठीक है, तो सबसेक्शन 1 यही बोलता है वेयर द गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, जितना भी आपने कुछ ऐसे गुड्स खरीदे जिसको आप पार्टली बिजनेस में यूज़ कर रहे हो, पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए खरीद लो। इसका हमने एग्जांपल लिया, प्लास्टिक खरीदा, आधा बिजनेस में यूज़ किया, आधा प्लास्टिक सर्जरी में। तो जितना आपने बिजनेस के लिए यूज़ किया उसी का आपको इनपुट लेना है, 18,000 में से, बाकी का नहीं लेना। सबसेक्शन 1 ने ये बात बोली। सबसेक्शन 2 ने क्या बात बोली, वेयर द गुड्स और सर्विसेज आर पार्टली यूज फॉर टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई। तो पार्टली तो आपने टैक्सेबल सप्लाईज कर दी इससे, और पार्टली आपने एग्जाम सप्लाई कर दी। तो ITC जितना आपको मिलेगा ना, वो सिर्फ उतने के लिए मिलेगा जितने आपने टैक्सेबल गुड्स बनाया उससे और सप्लाई किया, कैन बी टेकन बाय रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्जांपल मैं आपको पहले दे रहा था वो एग्जांपल मेरे को आपको यहाँ देना चाहिए। हाँ, अब देखो ये प्लास्टिक क्या करा, इस बार कंपनी ने प्लास्टिक खरीदी, उसमें से आधी क्या की, X प्रोडक्ट बनाया और Y प्रोडक्ट बनाए प्लास्टिक से। ठीक है, X प्रोडक्ट की जो है वो टैक्सेबल है, उस पर जो सेल होती है ना उस पर GST चार्ज होता है, और जो Y प्रोडक्ट है वो एग्जाम्प्ट है। हमने प्लास्टिक खरीदी थी 1 लाख रुपए की, 18,000 उस पर GST पे किया था। तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, जितना उसने टैक्सेबल के लिए यूज़ किया है उस प्लास्टिक को उसी का क्रेडिट लेगा। क्या वो 18,000 का पूरा क्रेडिट ले ले? क्रेडिट लेने का मतलब होता है कि आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी बन रही है
ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड, उसमें से आप क्या करो, जितना आपका आईटीसी है उसको आप माइनस कर दो। आईटीसी मतलब जितना आपने परचेस पे टैक्स पे किया है वो आप माइनस कर सकते हो। तो इस केस में उसे कितना आईटीसी मिलना चाहिए? 18,000 का टोटल आईटीसी है, उसमें से उसने आधा, मान लो इसको 1 लाख रुपए में इसने बेचा और एग्जम्प्ट भी उसका 1 लाख रुपए में बिक गया। तो अब क्या करना है, जितना भी क्रेडिट कितना मिलेगा, जितना उसने टैक्सेबल सप्लाई करी, इसको 2 ले लो, ठीक है। 2 लाख में बेचा उसने टैक्सेबल, तो टैक्सेबल सप्लाई 2 और टोटल कितना है 3, 2 लाख प्लस 1 लाख, टोटल सेल उसकी 3 लाख है। तो 12,000 का उसको क्या मिलेगा? आईटीसी मिलेगा। 6,000 का आईटीसी उसे नहीं मिलेगा क्योंकि उसने एग्जम्प्ट सप्लाई में यूज़ किया है। ये सब सेक्शन 2 ने कहा। अब रूल 42, अब ये काम आपको करना कैसे कि उसको अपोर्शन कैसे करना है, अपोर्शनमेंट कैसे करना है आईटीसी का, वो रूल 42 और 43 में बताया गया है। रूल 42 मेथड बताता है अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट ऑन इनपुट और इनपुट सर्विसेज एंड रिवर्सल ऑफ इनएलिजिबल आईटीसी। रूल 43 क्या बताएगा? कैपिटल गुड्स का क्रेडिट का अपोर्शनमेंट कैसे करना है आपको, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन क्या होगी? सबसे पहले ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्या करना है आपको? टोटल आईटीसी लेना है इन्वॉल्व इन इनपुट और इनपुट टैक्स सर्विसेज ड्यूरिंग दी टैक्स पीरियड। जितना भी आपका टैक्स पीरियड है, मान लो जो भी क्वार्टर है या फिर मंथली जा रही है तो मंथली है, उसमें आपके पास जितना भी इनपुट है, एलिजिबल वाला, नॉन एलिजिबल वाला, टोटल परचेज जो आपकी है वो आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। उसको हम टी से डिनोट करेंगे, उसमें से कुछ लेस करेंगे। एक्सक्लूसिवली नॉट एलिजिबल, जो भी क्रेडिट आपको एक्सक्लूसिवली नॉट एलिजिबल है वो आपको माइनस करना पड़ेगा। सबसे पहला, कोई पर्सनल पर्पज़ के लिए आपने एक्सक्लूसिवली यूज़ किया था तो T1, उसको हम T1 से डिनोट करेंगे और माइनस कर देंगे, ठीक है। T में से माइनस कर देंगे T1 को। उसके बाद होली एग्जाम्प्ट के लिए हमने कुछ मटेरियल ख़रीदा था, उस पर जो हमें जीएसटी चार्ज हुआ उसका कोई भी क्रेडिट नहीं मिलने वाला, तो उसको भी माइनस कर देंगे टी में से, ठीक है। उसको T2 बोलेंगे। उसके बाद ब्लॉक क्रेडिट अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5। ब्लॉक क्रेडिट होता है कि सरकार ने कुछ चीज़ों को नोटिफाइड किया हुआ है कि इन चीज़ों की परचेज पे आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, उसको बोलते हैं ब्लॉक क्रेडिट, जिसको हम डिनोट करेंगे T3। इसको भी माइनस कर देंगे, ठीक है। आपको क्या लेना है? अभी तक टोटल आईटीसी लेना है इनपुट और इनपुट सर्विस का उस टैक्स पीरियड में कितना था, उसमें से टोटल में से आपको देखना है पर्सनल वाला कितना है। टोटल एक्सक्लूसिवली पर्सनल वाला है उसको माइनस करो, एक्सक्लूसिवली होली एग्जम्प्ट वाला है उसको माइनस करो, और ब्लॉक क्रेडिट है उसको माइनस करो। उसके बाद जो अमाउंट आएगा ना आपके पास, अमाउंट ऑफ आईटीसी शैल बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। अब मान लो सपोज करो हमारे पास टोटल जो टैक्स क्रेडिट वो 100 था, उसके बाद पर्सनल के लिए हमने यूज़ किया था 10 का जो क्रेडिट है पर्सनल से रिलेटेड है, और 15 का जो क्रेडिट है ना वो होली एग्जाम्प्ट से रिलेटेड है, और 5 का हमारा ब्लॉक क्रेडिट है। तो अब 70 बचा ना, ये 70 क्या है हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में हम ट्रांसफ़र कर देंगे अपने। अब इसमें कुछ और लेस करेंगे, पता है क्या? इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्सक्लूसिवली फॉर द टैक्सेबल सप्लाई। अभी हमारा क्या आ गया था? अभी इसमें हमने होली एग्जाम्प्ट और पर्सनल पर्पस वाले हटा दिए, तो क्या आ गया? जिसमें हमने कॉमन यूज़ लिया है वो आ गया, ठीक है। कॉमन यूज़ में लिया जिसमें टैक्सेबल भी है और एग्जाम्प्ट वाला भी है, ठीक है। कॉमन भी है और टैक्सेबल भी है, ठीक है। इसमें से हमने क्या किया? इनपुट जो हमने एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई करने के लिए लिया है वो माइनस कर दिया, उसको हमने T4 से डिनोट करेंगे। जो बैलेंस बचेगा ना उसको हम बोलेंगे कॉमन आईटीसी, कॉमन क्रेडिट यूज फॉर बोथ टैक्सेबल एंड एग्जाम्प्ट सप्लाई, ठीक है। क्या किया हमने? सबसे पहले टोटल आईटीसी लिया जो जितना भी इनपुट और इनपुट सर्विसेज में था। इनपुट मतलब होता है मटेरियल्स और इनपुट सर्विसेज मतलब होती है उनसे रिलेटेड हमने सर्विसेज ली, ठीक है। उसमें से हमने पर्सनल पर्पस के लिए एक्सक्लूसिवली पर्सनल पर्पस के लिए लिया वो माइनस किया, एक्सक्लूसिवली एग्जाम्प्ट सप्लाईज के लिए लिया वो माइनस किया, ब्लॉक क्रेडिट था कुछ तो वो माइनस कर दिया। सपोज करो कार खरीदी थी
तो उस पर जो क्रेडिट था वो माइनस कर दिया, या फिर गिफ्ट दिया था कुछ, उस पर जो क्रेडिट था वो माइनस हो जाएगा, वो ब्लॉक क्रेडिट में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास फिगर आएगी उसको C1 बोला जाएगा। C1 में से आपको T4 माइनस करना है। T4 मतलब टोटल जो आपने एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई के लिए जो इनपुट है ना, आपको वो माइनस कर देना। और ये माइनस करते ही जो आपके पास बैलेंस 20 आ गया ना, उसको C2 बोलेंगे। C2 मतलब कॉमन क्रेडिट जो यूज़ हुआ है आपका बोथ टैक्सेबल एंड एग्जाम सप्लाई के लिए। एग्जाम सप्लाई का मतलब क्या होता है? नील रेटेड, नॉन टैक्सेबल और एग्जाम्ड। लेकिन इसमें सबसेक्शन 17 सेक्शन में अलग से इसको बताया गया कि ये तो रहेगा ही, इसके अलावा आपको आउटवर्ड जो सप्लाई है ना, जिस पर RCM लगता है, उसको भी आपको एग्जाम्ड में काउंट कर लेना है। और जो अगर आपने सेल किया कोई लैंड एंड बिल्डिंग को, तो उसकी जो सेल वैल्यू है ना, उसको भी आपको एग्जाम्ड टर्नओवर में काउंट कर लेना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, C2 निकाल लेगा आपने, कॉमन क्रेडिट का फिगर आ गया था। उसके बाद आपको क्या लेना है, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जाम्ड सप्लाई। एग्जाम्ड सप्लाई देखनी है कि आपके उस टैक्स पीरियड में आपने कितने एग्जाम्ड वैल्यू की गुड्स को सप्लाई किया है। उसके बाद आपको देखना है टोटल टर्नओवर कितना है आपका उस स्टेट में उस टैक्स पीरियड के लिए। ठीक है, उस स्टेट में उस टैक्स पीरियड के लिए आपके पास टोटल टर्नओवर कितना है, उसको हम बोलेंगे F। और एग्जाम सप्लाई कितनी है, उसको हम बोलेंगे E। अब देखना है रिवर्सल रिक्वायर्ड इन 3B और DRC 03, D1 और D2। ठीक है, अब रिवर्सल कितना करना है आपको GSTR 3B में। अमाउंट ऑफ इनपुट टुवार्ड एग्जाम सप्लाई। ठीक है, एग्जाम सप्लाई के लिए आपने कितना यूज़ किया उस इनपुट को, कॉमन वाले में से आपको क्या करना है, एग्जाम्ड वाला माइनस करना है। तो आप वो कैसे निकालोगे, उसके लिए फॉर्मूला आपको क्या लेना है, C2 को मल्टीप्लाई करना है E से, यानी कि एग्जाम सप्लाई से, और डिवाइड करना है टोटल टर्नओवर से। तो ये आपका आ जाएगा जितना आपने एग्जाम सप्लाई के लिए उस इनपुट को यूज़ किया। यानी कि हमारा कॉमन क्रेडिट आ गया था 20 का, और उसमें से हमने एग्जाम सप्लाई लिया 250 और टोटल टर्नओवर हमारा 1000 था। तो ये जो 5 आया ना, इस 5 को आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अपने रिटर्न से, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया था, जितना भी टोटल अमाउंट आया था ना 70 रुपये का, इसको पूरे को हमने 3B में क्रेडिट कर दिया था अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। अब उसमें से हमें कितना नहीं मिलना चाहिए था, ये तो फुल्ली मिल जाना चाहिए था, 50 तो फुल्ली मिल जाना चाहिए था, लेकिन ये 20 है ना, इसमें से हमें 5 नहीं मिलना चाहिए था। तो 5 को अब हम क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे अपनी लाइबिलिटी में, यानी कि रिवर्स कर देंगे 3B के थ्रू। देन अमाउंट ऑफ ITC रिलेटेड टू पर्सनल पर्पस शैल बी। ठीक है, इसको D1 बोला जाएगा, और D2 आपको और रिवर्स करना पड़ेगा। जैसे कि कोई गुड्स आपने खरीदा जिसको आपने दोनों पर्पस के लिए यूज़ किया, पर्सनल और क्या कहते हैं, बिजनेस, तो आप उसको बाइफरकेट कैसे करोगे, तो आपको क्या करना है, 5% निकाल लेना C2 का, वही आपको रिवर्स करना पड़ेगा। यहाँ पे C2 क्या आया था हमारा 20 आया था, उसका 5% आ गया 1, तो आपको कितना डिपॉजिट करना है अब। ठीक है, बैलेंस ऑफ कॉमन ITC शैल बी एलिजिबल। C2 में से आपको D1 और D2 माइनस कर देना है कि आपको इसमें से 14 रुपीज़ का क्रेडिट मिलना चाहिए था 20 में से, लेकिन आपने कितने का ले लिया, 20 का। ठीक है, आपने तो पूरा 70 का ले लिया है, मतलब कि 50 वाला तो मिलना ही चाहिए था, 20 का भी ले लिया। 20 में से आपको रिवर्सल करना पड़ेगा 5 ये और 1 ये, 6 का रिवर्सल करना पड़ेगा। अब हम आते हैं रूल 43, जो करता है मेथड ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स की बात करता है, रिवर्सल ऑफ इनएलिजिबल क्रेडिट। कितना पहले आपको निकालना पड़ेगा, अपॉर्शनमेंट करना पड़ेगा, उसमें से जितना इनएलिजिबल है उसको रिवर्स करना पड़ेगा। अब मान लो आपने कोई मशीन खरीदी, उस मशीन से आप टैक्सेबल गुड्स भी बनाते हो और एग्जम्प्ट गुड्स भी बनाते हो, तो उसका जो क्रेडिट है ना, आपने जो उसके टाइम उस मशीन को परचेज़ करने के टाइम पे GST पे किया होगा, उसका जो क्रेडिट है आपको उतना ही मिलेगा जितना आपने उसको टैक्सेबल सप्लाई में यूज़ किया या फिर बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ किया।
जितना आपने उसको एग्जाम सप्लाई के लिए नॉन बिजनेस के लिए यूज़ किया उतना आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है। 43 सब रूल 1A कैपिटल गुड परचेज एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जाम और नॉन बिजनेस सप्लाई। इसको आपको क्या करना है, टैक्स शैल नॉट बी, आईटीसी शैल नॉट बी क्रेडिट टू इलेक्ट्रॉनिक लेजर। इसको आपको क्रेडिट नहीं लेना है। ठीक है, मत लो क्रेडिट, मैंने लिखा हुआ है। क्रेडिट करने का मतलब दिखा दो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट में हमारे पास इतना क्रेडिट है। ठीक है, मतलब शैल नॉट क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, मतलब आप इसको अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में नहीं ले जाओगे, बताओगे नहीं कि हमारे पास इतना क्रेडिट है। ठीक है, अब सब रूल बी 1 सब रूल बी 43(1) सब रूल बी क्या बोलता है, कैपिटल गुड्स परचेज एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल एंड जीरो रेटेड सप्लाई को आपको क्या करना है, टोटल क्रेडिट ले लेना है इसका। ठीक है, फुल क्रेडिट आपको क्या करना है, अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डाल देना है। अब रूल 43(1) सब रूल सी, कैपिटल गुड्स आपने जो परचेज किए हैं बोथ, ठीक है, एग्जाम्प्ट और टैक्सेबल के लिए, उसका क्या करना है। अब ठीक है, टैक्सेबल का तो हमने देख लिया कि पूरा ले लेना है, और एग्जाम्प्ट का बिल्कुल नहीं लेना है, नॉन बिजनेस का भी बिल्कुल नहीं लेना है। अब जो दोनों के लिए लिया है, दोनों पर्पस के लिए लिया है, एग्जाम्प्ट के लिए और एज वेल एज टैक्सेबल सप्लाईज के लिए, उसका क्या करना है, उसको आपको करना है डिनोट करना है एज ए नाउ क्रेडिट फुल आईटीसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। और पहले आपको ए डिनोट कर देना है उसको, और फुल क्रेडिट ले लेना है उसका इलेक्ट्रॉनिक, देन विल बी रिवर्स इन प्रपोर्शन टू एग्जाम सप्लाई। इसका कहने का मतलब है कि आपने मान लो आज 15 जुलाई को आपने क्या, 15 अप्रैल 2023 को आपने एक मशीन खरीदी जिसको आप दोनों पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो। उस पर जो जीएसटी बन रहा था वो 25,000 बन रहा था, और वो आप कॉमनली यूज़ कर रहे हो दोनों पर्पज़ के लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे 25,000 को ले लो, इस पूरे 25,000 को आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डाल देना है और उसका पूरा क्या क्रेडिट ले लेना है। लेकिन आइडियली आपको क्या मिलना नहीं चाहिए था पूरे का, क्योंकि आप इसको एग्जाम सप्लाई के लिए भी यूज़ कर रहे हो। तो इसलिए हम इसको रिवर्सल हर महीने इसको रिवर्स करेंगे, किस रेशियो में, एग्जाम सप्लाई और टैक्सेबल टोटल टर्नओवर के रेशियो में। ठीक है, प्रोवाइजो टू रूल 43(1) सब रूल सी। अब आपने क्या किया, चेंज कर दिया फ्रॉम एक्सक्लूसिवली एग्जाम्प्ट और नॉन बिजनेस। पहले आप क्या कर रहे थे, उसको एक्सक्लूसिवली एग्जाम्प्ट या फिर नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे थे, अब कॉमनली यूज़ कर रहे हैं। मतलब पहले आपने उसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ ही नहीं किया, अब आप उसको कॉमनली यूज़ कर रहे हैं, मतलब बिजनेस के लिए भी और टैक्सेबल के लिए भी। तो आपको क्या करना है, पहले आपने उसका कोई भी क्रेडिट नहीं लिया हुआ, क्योंकि मैंने बताया था आपको यहाँ पर एक्सक्लूसिवली एग्जाम्प्ट और नॉन बिजनेस के लिए, तो आपको उसको क्रेडिट में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अपने नहीं दिखाना है। तो इसलिए आपने उसको पहले तो कोई भी क्रेडिट नहीं लिया होगा, लेकिन अब आप उसको कॉमन यूज़ में ला रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ए डिनोट करना पड़ेगा। और फुल इनपुट जो होगा ना आपका आईटीसी, ये ए का मतलब अभी हम नीचे देखेंगे कैलकुलेशन में इसका यूज़ आएगा। ठीक है, फुल आईटीसी आपको उस इनवॉइस पे क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट में लेजर में ले लेना है। पहले तो आपने बिल्कुल नहीं लिया था, लेकिन अब उसको कॉमनली यूज़ कर रहे हो, तो उसको फुल क्रेडिट आप उस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट में डाल दो। और जितना भी आपने क्या किया था, मान लो 1 साल तक आपने उसको नॉन बिजनेस के लिए यूज़ किया और एग्जाम सप्लाई के लिए यूज़ किया, अब लेकिन 1 साल बाद आप क्या कर रहे हो, उसको टैक्सेबल में लेके आ रहे हो। टैक्सेबल मतलब कॉमनली यूज़ कर रहे हो दोनों पर्पज़ के लिए, तो अब क्रेडिट मिलना चाहिए आपको, जितने टाइम के लिए आप कॉमनली यूज़ कर रहे हो उसको क्रेडिट मिलना चाहिए प्रपोर्शनेटली। लेकिन पहले वाला पीरियड जो 1 साल तक आपने नॉन बिजनेस के लिए यूज़ किया, तो उसके लिए क्या है, आईटीसी अमाउंट रिलेटेड टू पीरियड फॉर विच असेट यूज्ड फॉर ओनली एग्जाम्प्ट और नॉन बिजनेस सप्लाई शैल बी कैलकुलेटेड। उसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड एडेड बैक इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। आपको उसको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में दिखाना पड़ेगा इन द मंथ ऑफ विच असेट्स इन विच कॉमन यूज स्टार्टेड। ठीक है, अभी हमने क्या कहा था, आपको बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि आप उसको क्या कर रहे थे, एक्सक्लूसिवली एग्जाम्प्ट या नॉन बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे थे। लेकिन अभी हमने क्या किया, फुल क्रेडिट डलवा दिया आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। तो जो आप पिछले पीरियड में यूज़ कर चुके हो उसको
एग्जाम सप्लाई के लिए या नॉन बिजनेस के लिए, तो उस पीरियड का तो आपको वापस पे करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने यहाँ पे ऐड करवा दिया, तो इसलिए उसको आपको एडिट करना पड़ेगा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में। कितना? 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टू डेट ऑफ यूज़, जब से आपने उसको कॉमन यूज़ में लाया, ठीक है, उस पीरियड के लिए आपको 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ क्वार्टर टोटल ITC का निकाल लेना है। उतने अमाउंट को आपको अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा। रूल 43(1)D क्या बोलता है? ऑल ए। अब यहाँ पे मैंने कुछ आपको ए डिनोट करवाया था, एक तो ये और एक ऊपर भी करवाया था, ये रहा। मतलब जहाँ भी कॉमनली यूज़ हो रहा है उसको हम ए मान रहे हैं, ए डिनोट करेंगे। तो अब ये सब रूल डी बोलता है यहाँ पर जितने भी ए है ना ऊपर के, उसको आपको क्या करना पड़ेगा? शैल बी डिनोटेड एज अ TC। यानी कि TC मतलब क्या है? उनका जितने का भी सम है ना, ऑल सम, जितने भी ए हमने डिनोट किए उन सबको आपको सम करना पड़ेगा और उसको TC बोला जाएगा, टोटल कॉमन क्रेडिट, ठीक है। अब रूल 43(1)D क्या बोलता है? चेंज फ्रॉम एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल एंड जीरो रेटेड टू कॉमन यूज़। मतलब आपने जब असेट को खरीदा था ना, आपकी इंटेंशन थी और आपने उसको यूज़ किया टैक्सेबल और ज़ीरो रेटेड के लिए, लेकिन अब बीच में क्या हुआ? आपने फिर उसको कॉमनली यूज़ करने लगे एग्जाम्प्ट सप्लाई और टैक्सेबल सप्लाईज के लिए। तो पहले आपने क्या किया होगा? जब एक्सक्लूसिव टैक्सेबल के लिए था तो आपने उसको पूरा क्रेडिट ले लिया होगा अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, लेकिन अब आप उसको कॉमनली यूज़ कर रहे हो तो क्या करना है? द अमाउंट ऑफ ITC क्लेम्ड अर्लियर शैल बी ट्रीटेड एज ए। अब आपको उसको ए बनाना पड़ेगा क्योंकि आप कॉमनली यूज़ कर रहे हो, यानी कि डिनोट करना पड़ेगा ए एंड एडेड इन TC। आपको टोटल क्रेडिट TC में भी उसको ए को ऐड करना पड़ेगा। फ्रॉम द मंथ ऑफ कॉमन यूज, जिस भी मंथ में आपने कॉमनली यूज़ करने लगे उस मंथ के TC में उसको ऐड कर देना। और अब 43(1)E बोलता है ITC एट्रीब्यूटेबल टू टैक्स पीरियड इन कॉमन यूज कॉमन कैपिटल गुड्स हुज यूजफुल लाइफ रिमेन ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड शैल बी डिनोटेड एज TM। आपको क्या लेना है? जो TC लिया है ना उसको आपको डिवाइड कर देना है 60 से। 60 यहाँ पे 60 का मतलब है 12 × 5। जो GST है ना वो हर असेट्स की लाइफ को 5 ईयर कंसिडर करता है। कंसिडर मतलब TM मतलब आपको मंथली निकालना, उसको मंथली, TC को आपको मंथली बेसिस पे भी निकालना पड़ेगा। तो यानी कि 12 × 5 ईयर हो गया 60 मंथ लाइफ कंसिडर करता है हर असेट की। अब रूल 43(1)F क्या बोलता है? सम ऑफ ऑल TC फॉर एवरी कॉमन कैपिटल गुड्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नाउ दिस इज ओमिटेड। ये अब ये वाले रूल में से ये कैलकुलेशन का पार्ट नहीं रहता, ये हटा दिया है। अब आपको क्या करना है? रूल 43(1)G अमाउंट ऑफ कॉमन क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जाम सप्लाई डिनोटेड एज ए TI। आपको TE निकालना पड़ेगा। कैसे? जो आपने TC निकाला था ना उसको E डिवाइड बाय F, यानी कि E मतलब एग्जाम सप्लाई जितनी थी और एग्जाम्प्ट सप्लाई का टर्नओवर जो है उस टैक्स पीरियड में उसको लेना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा टोटल आपका जितना भी टर्नओवर है उससे। लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो रूल 42 और 43 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कॉमन है, सॉरी। इफ़ द एग्जाम सप्लाई इज नॉट इन करंट टैक्स पीरियड, ठीक है, हमने क्या बोला? ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड लेना है। जिस टैक्स पीरियड के लिए आप क्या कहते हैं ये कैलकुलेशन कर रहे हो उसी टैक्स पीरियड के लिए आपको E और F लेना है। लेकिन उस मंथ में मान लो आपका कोई टर्नओवर ही नहीं है,